तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I'm teacher of physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आई होप सो आप अटेंटिव होकर इन्हें सुनेंगे तो होप सो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 15.5 विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, ठीक है, और मैग्नेटिक का मतलब हम लोग कहते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब करंट होता है और मैग्नेटिक का मतलब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं फील्ड, और इंडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऐड करना, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट की वजह से किसी चीज़ का ऐड होना किसी फील्ड में, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। पहले साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन एंड ओरेस्टेड। इन्होंने बताया कि अगर हम लोग किसी भी वायर में से करंट पास करते हैं तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। फिर एक और साइंटिस्ट आया, उस माइकल फैराडे। उन्होंने ये सोचा अगर आप करंट पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, क्यों ना इसका रिवर्स प्रोसेस किया जाए कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पास करें और वहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंट से शो किया कि अगर एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराएं तो वहाँ पे उस वायर में एक करंट इंड्यूस हो जाता है। ओके, उसके बाद जोसेफ हेनरी साइंटिस्ट है, वो आया, इन्होंने बताया कि अगर कहीं पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रहा हो तो वहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा होता है। बेसिकली जोसेफ हेनरी इसने बहुत पहले ये एक्सपेरिमेंट कर लिया था कि आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इन्होंने ये चीज़ पब्लिश नहीं की थी, ठीक है। माइकल फैराडे इसने ये बाद में इसको एक्सपेरिमेंट को फर्दर एविडेंस के साथ इसको पब्लिश किया, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी हैं, इन दोनों ने ये कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड से करंट किस तरह से इंड्यूस कर सकते हैं, ये हम लोगों का टॉपिक है आज का, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एज एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं कि करंट हम लोग कंडक्टर में से पास करते हैं तो उसमें किस तरह से क्या इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये कहा था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड और एम्पेयर ने। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जिसके लिए ये लॉ किसने पेश किया था, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे माइकल फैराडे ने, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। The strength of the magnetic field is defined as the number of magnetic lines of force passing through any surface. जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसमें से मतलब कि उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड फील हो सकता है। अब एक मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक सरफेस से इतनी पास हो रही हैं कि डैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही हैं तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। अगर बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से पास हो रही हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो मिनिमम है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोगों ने कुछ केसेस यहाँ पे लिए हैं, हम उन्हें केसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली है द नंबर ऑफ लाइंस इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स।
अगर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक सरफेस हम लोगों ने रखी है, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर सरफेस के अलोंग हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया है। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। अगर तो सरफेस परपेंडिकुलर होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो करेंगे। अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ज़्यादा पास होंगी, हमारा जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये सारी की सारी इस सरफेस के अंदर से पास कर जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो जब भी हमारी जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर होगी तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। और सो फर्दर हम लोग एक और डिस्कस करते हैं पैरेलल सरफेस के लिए। लेट्स सपोज हमारी एक सरफेस है वो पैरेलल है, हम उसमें से पहले वो सरफेस परपेंडिकुलर थी, अब वो हमारे पास सरफेस पैरेलल है। यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास आउट करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सरफेस के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास नहीं करेंगी, बल्कि बहुत कम पास करेंगी। सारी के सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर जाएंगे। तो पैरेलल के हम लोग में केस हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मिनिमम होगी पैरेलल के केस में। इट विल द मिनिमम व्हेन द सरफेस इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। If we place in a coil magnetic field of a bar magnet, some of the magnetic field magnetic field lines of force pass through it. स्टूडेंट, फर्स्टली हम लोगों ने इन केस दो केसेस में ये डिस्कस किया। आई होप ये क्लियर समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक और हमारे पास दो टर्म्स हैं। हम लोगों ने बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवे हैं या पास हैं। अब आपको ये एक सर्कल में एक कॉइल नज़र आ रहा है, ये कॉइल इस मैग्नेट से बहुत दूर है। अब जब कॉइल मैग्नेट से बहुत दूर होगा तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इसमें से कॉइल में से पास करेंगी। अब जैसे ही हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिनियर ले आते हैं तो यहाँ से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास आउट करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सेम यही हम लोगों ने डिस्कस किया कि इफ़ द कॉइल इज़ फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट, अगर तो कॉइल दूर है मैग्नेट से, देन ओनली फ्यू फोर्सेस और लाइंस ऑफ फोर्स पास थ्रू द कॉइल, ठीक है। एंड इफ़ द कॉइल इज़ क्लोज टू द मैग्नेट, अगर तो कॉइल मैग्नेट के करीब है तो उसमें से लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस उसमें से पास आउट कर जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसमें से चेंज आएगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब ईएमएफ कहाँ इंड्यूस्ड होगा, जो है हमारी जो ये कॉइल है जो ये मूव कर रही है इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, विच इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास वी कैन चेंज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स only by moving the magnetic field. This change in the number of magnetic field lines will induce and the EMF in the coil. This is the principle of production of electricity. अब स्टूडेंट्स, ये एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये करंट को इंड्यूस कर सकती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्दर इसको स्टडी करते हैं कुछ एक्टिविटी के साथ, जिसका आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्टिविटी नंबर 15.2 है। फर्स्टली हम लोग इसे डिस्कस करते हैं कि टेक अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर एंड कनेक्टेड इट टू एंड विद द गैल्वेनोमीटर। हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर लूप वायर लिया, ठीक है, जिसके हम लोगों ने जो दो एंड हैं वो हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसका दूसरा एंड भी हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ होल्ड द वायर स्टेशनरी एंड मूव इट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग यू शेप्ड मैग्नेट। अब हम लोगों ने इसको एक ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने स्टेशनरी कंडीशन में इसको रख दिया, या मैग्नेटिक फील्ड के हम लोग ये भी कह सकते हैं हम लोगों ने इसको पैरेलल मूवमेंट की। तो हमारे पास दोनों सूरतों में वायर में हमारे पास कोई करंट पैदा नहीं होगा, मतलब कोई करंट पैदा नहीं होगा तो हमारा कोई गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन किसी किस्म की नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई करंट पैदा नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर में किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो वायर के मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर उसको मूवमेंट की जाए तो गैल्वेनोमीटर एक ख़ास डायरेक्शन में हमारे पास डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है।
अगर हम लोग वायर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएं, ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमारा जो है गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन शो करता है। तो डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि अब उसमें से करंट पास कर रहा है, ठीक है। अब अगर वायर को स्टूडेंट्स ऊपर की जानिब हरकत दी जाए, नाउ मूवमेंट द वायर इन अपवर्ड फील्ड, अगर अब हम लोग लेट्स सपोज वायर को ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे हरकत कर रहे हैं, ठीक है। अब वायर को हम लोगों ने ऊपर की डायरेक्शन में हरकत दी है, तो वायर में से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। उनमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से पैदा हो जाता है। वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई जो कि हमारे पास इंड्यूस्ड करंट की वजह से पैदा हुई है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी एम्पेयर्स लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्राडे के मुताबिक ये था, फ्राडे के अकॉर्डिंग ये था कि अगर तो कंडक्टर और मैग्नेट के रिलेटिव मोशन की वजह से करंट पैदा होता है, अकॉर्डिंग टू द फ्राडे लॉ, कि करंट और मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हमारे पास करंट पैदा होता है, तो इस वजह से हमारे पास सर्किट में से गुजरने वाले जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ठीक है, और उनकी तादाद को कन्वर्ट करके हम लोग इंड्यूस्ड करंट को हम लोग पैदा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जिसे हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट। अगर हम लोग एक सर्किट है उसमें से इंड्यूस्ड करंट पास आउट हो रहा है, अगर हम उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को चेंज कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 15.3 एक्टिविटी है। वन ऑफ द फ्राडे एक्सपेरिमेंट शो इन विच द करंट इज इंड्यूस्ड बाय मूविंग अ मैग्नेट इनटू द सोलेनॉइड और आउट ऑफ द सोलेनॉइड। अगर मैग्नेट को सोलेनॉइड की तरफ हरकत दी जाए या उससे हम लोग उसको दूर हटाया जाए तो इसमें से इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है, ठीक है। When the magnet is stationary and the no current is induced, जब हमारे पास मैग्नेट स्टेशनरी था तो उसमें से हमारे पास कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन when the magnet is moved toward the solenoid, लेकिन जैसे ही मैग्नेट हमारे पास सोलेनॉइड की तरफ मूव करेगा, जैसे हम लोग 15.1 में देख सकते हैं, जैसे ही ये हमारा मैग्नेट है, ये सोलेनॉइड की तरफ, ये हमारा मैग्नेट है और ये हमारे पास सोलेनॉइड है। जैसे ही अब मैग्नेट सोलेनॉइड की तरफ मूव करेगा तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो हमारे यहाँ पे देखें वो दाएं तरफ डिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। When the magnet is close towards the solenoid, the needle of the galvanometer deflect towards the right. वो हमेशा राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गई। Similarly students, when the magnet is pulled away from the solenoid, लेकिन जैसे ही हम लोग मैग्नेट को सोलेनॉइड से दूर हटाएंगे, then the galvanometer deflect towards left indicate and the induced current in the solenoid is opposite direction, ठीक है। अब हम लोगों ने फिगर नंबर 2 में देखा कि जैसे ही हम लोग मैग्नेट को सोलेनॉइड से दूर लेके गए हैं तो जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसने हमारे जो है ऑपोजिट साइड की तरफ डिफ्लेक्शन शो की। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोग किसी मैग्नेट को सोलेनॉइड से दूर लेके जाते हैं तो उसमें गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो बाएं तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, जो कि इंडिकेट करती है कि सोलेनॉइड में इंड्यूस्ड करंट हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो ईएमएफ की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के, ठीक है। जितनी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी ज़्यादा होंगी उतनी ही ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस्ड होगी। ऑब्वियसली स्टूडेंट, जितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा पास आउट करेंगी तो उतना उसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उनके अक्रॉस इतनी ही ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डेफिनेशन है, द फिनोमिना इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, रिलेटिव कॉइल और मैग्नेट के रिलेटिव मोशन की वजह से जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी तो उस फिनोमिना को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट, इसी तरह का हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का
के अकॉर्डिंग फराडे का लॉ डिस्कस किया। दिस इज़ कॉल्ड द फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम लोग कहते हैं फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोगों ने इसको डेफिनेशन को अगेन रीड आउट करना है, तो एग्ज़ाम में ये डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इन अ सर्किट इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। देयर आर टू फैक्टर्स, वन ऑफ द स्पीड ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट। कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करती है कॉइल और मैग्नेट के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है। मतलब हम उसको अवे लेके जा रहे हैं मैग्नेट कॉइल को मैग्नेट से, या हम उसको करीब लेके आ रहे हैं। सेकेंड वन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। जितने कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से ही हमारे पास जो ईएमएफ है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन हमारे पास है कॉइल के जो टर्न्स होते हैं उन पे भी डिपेंड करती है ये। फोर्थ वन अगर हम लिखें तो ये कॉइल के टर्न्स पे भी डिपेंड करती है, और मैं ऑब्वियसली ये डिपेंड करती है कॉइल में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस जो ईएमएफ है फर्स्टली डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। सेकेंड वन हमारे पास डिपेंड करती है कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन पर। थर्ड वन हम लोगों ने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, और फोर्थ वन हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो कॉइल में से कितनी तादाद में करंट फ्लो कर रहा है उस पर भी डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय लेंज़ लॉ। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द लेंज़ लॉ। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईएमएफ किस तरह से इंड्यूस्ड होती है। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि चेंजिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी एरिया में से पास आउट होती हैं या किसी भी कॉइल में से पास होती हैं तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, अब जो ये ईएमएफ है ये फर्दर करंट को इंड्यूस्ड करता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने माइकल फैराडे ने ये तो बता दिया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से पैदा होता है। ठीक है, कि करंट किस तरह से इंड्यूस्ड होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब डायरेक्शन है जो है वो फर्दर हमें बताया गया है लेंज़ लॉ। लेंज़ एक हमारे पास साइंटिस्ट का नेम है, उसकी बिना पर उसका नाम रख दिया गया, लॉ रख दिया गया लेंज़ लॉ, कि वो जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है ईएमएफ की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फर्स्टली हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच एज इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। कि वो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, वो करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोज करेगी अपने कॉज को जो कि उसको कॉज कर रहा है। ठीक है, वो कॉज जो ईएमएफ की वजह से इंड्यूस कर रहा है ईएमएफ हमेशा उसको अपोज करेगी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से वो अपोज करेगी। अब हम ये एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे, ये फर्दर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी 15.4 इफ़ एक हमारे पास एक सोलेनॉइड अटैच्ड है गैल्वेनोमीटर के साथ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं जी के साथ। अब हमारे पास साइड पे मैग्नेट क्रिएट है, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है। अब वो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस सोलेनॉइड में से पास करेंगी तो चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड उस सोलेनॉइड में हमारे पास करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा इस सोलेनॉइड में। अब ये करंट जो इंड्यूस हो रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ़ वी ब्रिंग अ नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट नियर द सोलेनॉइड the EMF will be induced in the solenoid by the electromagnetic induction। अब हम जब सोलेनॉइड को मैग्नेट की इसकी डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो तब क्या होगा कि इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के भी दो पोल्स होंगे, एक हमारे पास नॉर्थ पोल होगा और दूसरा हमारे पास साउथ पोल होगा।
अब जो यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ है वो बेसिकली हमारे पास नॉर्थ की तरफ डेवलप हो जाएगा और सेकंड साइड पे हमारे पास साउथ पोल डेवलप हो जाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब हम जब मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जा रहे होंगे तो बेसिकली हमारे यहाँ पे एक रिपल्शन क्रिएट होगी, ठीक है। रिपल्शन कब होगी? जब हमारे पास दोनों सेम कॉज एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास ये भी नॉर्थ पोल और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल डेवलप हो गया। ये नॉर्थ एक दूसरे को आपस में रिपल्शन क्रिएट कर दी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर थंब इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल को, ठीक है, तो हम लोगों ने जो अपनी फिंगर्स को इस तरह से करना है कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमने ये कहा कि करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। The direction of induced current in a solenoid by induced EMF will be such as it will be repel the north pole of the bar magnet, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमारे पास जो मैग्नेट था वो सोलेनॉइड की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे रिपल्शन काज हुई, ठीक है। डैट मीन वो उसने अपोज किया अपने काज को, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि वो उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि इसमें हम लोग इस मैग्नेट को सोलेनॉइड से थोड़ा दूर लेके गए हैं, ठीक है। अब जब हम मैग्नेट को सोलेनॉइड से थोड़ा दूर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पोल्स होंगे ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस साइड पे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ तो इस साइड पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। अब बेसिकली नॉर्थ और साउथ के दरमियान में हमारे पास यहाँ पे अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अब मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है कि अगेन ये वही बात, वो अपने काज को अपोज कर रहा है, काज दूर जा रहा है लेकिन ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो ईएमएफ जो भी इंड्यूस्ड हुआ है वो अपने हमेशा काज को अपोज करेगा। अब वो ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर पहले करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी तो अब इस केस में करंट की डायरेक्शन है वो हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। लाइक नॉर्थ पोल इस तरफ है तो हमारे पास हमारी जो फिंगर्स हैं वो इस तरह से कर्लिंग होगी कि हमारी करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आई होप सो ये एक्टिविटी के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एनालिसिस करें कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है? एज वी नो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, बट इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग इसी एक्टिविटी को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें सोलेनॉइड को में जो करंट इंड्यूस हो रहा होता वो बेसिकली इंड्यूस्ड हो रहा होता इस मैग्नेट की वजह से कि इस मैग्नेट जो है हम उसको मूव करवा रहे थे, उसकी रिलेटिव मोशन बन चुकी थी, उस मोशन की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स हैं उनमें चेंज आ रहा था, उन चेंजिंग की वजह से हमारे पास इस सोलेनॉइड में करंट इंड्यूस हुआ है। अब ये जो मैग्नेट ये मूव जो हम लोग करवा रहे हैं, लेट्स सपोज इसे हम अपने हैंड से मूव करवा रहे हैं तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो वहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। मीन्स हमारे कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। हम लोग ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो वहाँ पे यूज़ हो रही है और वो मैकेनिकल एनर्जी फर्दर हमारे पास कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं कि एनर्जी जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस, द मैकेनिकल एनर्जी of our hand used to push the magnet towards
और अवे फ्रॉम द कॉइल रिजल्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे 15.7 टॉपिक एसी जनरेटर। अब एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट का। अब जो हमारे पास जितनी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एसी का ये मतलब होता है। अब स्टूडेंट्स, जनरेटर से आपको पता है कि हम लोग करंट को इंड्यूस करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब एसी जनरेटर्स जहाँ पे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। इफ़ वन अ कॉइल इज मैग्नेटिक फील्ड, करंट विल बी द इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। अब जब भी एक कॉइल में से एक मैग्नेटिक फील्ड में से रोटेट करता है तो वहाँ पे हमारे पास एक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ चेंज आ जाता है, ठीक है। अब उसके चेंज आने की वजह से वहाँ पे उस लूप या उस कॉइल के अंदर से करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एक कॉइल है, वो एक पेस्ट है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। अब जैसे ही ये कॉइल हमारे पास रोटेट होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग आ जाएगी, तो इसमें से करंट हमारे पास इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सिंग पासिंग थ्रू द कॉइल। स्टूडेंट, जनरेटर के केस में बेसिकली जो कॉइल है उसे हम लोग कहते हैं आर्मेचर, ठीक है। कॉइल को हम लोग कहते हैं आर्मेचर। अब ये जनरेटर के केस में जो ये मैग्नेट हैं इन्हें हम कहते हैं फील्ड कॉइल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जो आप ये पोर्शंस आप लोग देख सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है एक हमारे पास सेपरेट मैग्नेट दिखाया गया है। ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है एंड सेकेंड वाल इज़ द साउथ पोल है। और हमारे पास इसमें एक गल्वानोमीटर अटैच्ड है जो कि हमारे पास करंट की प्रेजेंस को शो करता है। ये हमारे पास गल्वानोमीटर है, ओके। The number of lines of magnetic force passing through the coil, the maximum when the plane of the coil is perpendicular to the lines of magnetic force. अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि अगर तो कोई सरफेस है वो परपेंडिकुलर है और अगर हम उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवाते हैं तो उसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास कर जाएंगी अगर तो कोई सरफेस परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई सरफेस पैरेलल है तो पैरेलल में के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उसके ऊपर या साइडों से गुजर जाएंगी। मतलब यहाँ पे जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमारे पास मिनिमम होती है अगर तो सरफेस पैरेलल होगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये करंट है, ये जो इंड्यूस्ड हो रहा है, ये कितना इंड्यूस्ड होगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है। ये फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन आर्मेचर में से पास होंगी इतनी ज़्यादा यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स will be maximum when the plane of the coil is perpendicular to the lines of magnetic force। मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक हमारे पास सरफेस में से पास हो रही हैं वो कब मैक्सिमम होंगी, जब हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। जब वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी, ठीक है।
और स्टूडेंट्स ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि पैरेलल के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ हैं जब इस एरिया में से पास आउट नहीं होती, जब इस एरिया में से पास आउट ही नहीं होंगी तो हमारे पास इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सो मिनिमम कब होगा, जब हमारे पास कोई सरफेस पैरेलल होगा, ठीक है। व्हेन द कॉइल इज रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट इज कंटिन्यूसली चेंज फ्रॉम द मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक है। अब इंड्यूस्ड करंट्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास कोई सरफेस परपेंडिकुलर होगी, उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास आउट करेंगी। इसी तरीके से जब कोई हमारे पास सरफेस पैरेलल होगी तो उसमें से मिनिमम इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, क्योंकि वहाँ पे उस एरिया में से कोई लाइंस ऑफ फोर्स पास ही नहीं करेंगी अगर सरफेस पैरेलल होगी। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स पैरेलल के केस में हमारे पास इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी मिनिमम होगी, ओके। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच एन एसी जनरेटर वर्क, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि द आर्मेचर इज अरेंज सो डैट इट कैन रोटेट फ्रीली ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एज द आर्मेचर टर्न्स द वायर लोब कट थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड, ओके स्टूडेंट। ये हम लोगों का सेंट्रल कॉइल है, इसे हम लोगों ने कहा आर्मेचर। आर्मेचर को हम लोगों ने प्लेस कर दिया फील्ड कॉइल के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही आर्मेचर स्प्लिट होगा तो इसमें जो वायर्स हैं वो मैग्नेटिक मतलब कि उसको कट करेंगी। अब जैसे ही कट करती जाएंगी वहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होता जाएगा, ओके। अब स्टूडेंट्स हम लोग एनालिसिस करते हैं। लेट्स सपोज ये लूप इस तरह से प्लेस है, इसमें से एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास आउट कर रही है, ठीक है। अब जैसे ही स्टूडेंट्स इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो ज़्यादा पास आउट होना शुरू होंगी, ठीक है, अगर ये रोटेट होना शुरू हो जाए, ठीक है। अगर अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास आउट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा तो ये अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया तो उसमें से कोई लाइंस ऑफ फोर्स पास आउट नहीं करेंगी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस ये करना है कि पहले करंट ज़ीरो था, जैसे जैसे हम लोग इसको रोटेट कराना शुरू करेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास आउट होना शुरू हो जाएंगी। एक वक्त आएगा कि उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास आउट होंगी, ठीक है। और अगेन जब दोबारा से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोबारा से कम होती जाएंगी। डैट मीन्स कि डैट जो हमारा करंट है वो मिनिमम से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम तक जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉइल ने लेट्स सपोज इस तरह से रोटेट किया कि 180 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 180 डिग्री कॉइल रोटेट हुआ तो कॉइल हमारे पास फर्दर रोटेट नहीं करेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने मोटर के केस में डिस्कस किया था, वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किए थे स्प्लिट रिंग, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग्स का बेसिकली पर्पस ये है कि वो कॉइल की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से कॉइल रोटेट होता है और करंट किस तरह से मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाता है, और हम लोगों ने स्लिप रिंग्स का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि ये हम लोगों ने क्यों इस्तेमाल किए हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि जनरेटर में करंट इंड्यूस्ड हो गया। अब जो करंट बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड करता है हम लोग ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है करंट फ्रॉम अ जनरेटर। When a generator is connected in a closed circuit, the induced EMF generated in a current as the loop rotates, the strength of the direction of the current changes. अब जितने ज़्यादा लूप्स होंगे इतने ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग हमारे पास है लेंथ ऑफ द वायर। अब जो वायर की लेंथ कितनी है, ठीक है, जितनी वायर की लेंथ हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी हमारे पास जो करंट है वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जितनी ज़्यादा लेंथ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी इतना ज़्यादा वहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी करंट को होता है कि हम लोग इन दो टर्म्स को हम लोग लूप ऑफ द आर्मेचर और उसकी लेंथ को करके हम लोग इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें पोजीशन ऑफ द कॉइल एंड द
कॉइल की पोजीशन को हम लोग डिस्कस करते हैं और इसके एक वेव फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि इसकी वेव फॉर्म किस तरह से जनरेट होती है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि लेट्स सपोज एक कॉइल इस तरह से प्लेस है कि फर्स्टली वहाँ पे कोई इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं हो रही, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास ज़ीरो होगी, ठीक है। इस केस में जो हमारे पास फर्स्टली जो कॉइल है इसमें हमारे पास करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, जो हमारे पास करंट है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास लूप रोटेट हुआ। अब ये देखें, ये इसमें से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पास आउट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास आउट हुई। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ, ठीक है। और हमारे पास इसमें से हमारे पास मैक्सिमम इसमें से करंट इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। तो इस तरह जब करंट मिनिमम था तो ये हमारे पास मिनिमम रेंज थी। देन हमारे पास मैक्सिमम रेंज तक, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम रेंज है तो इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट मैक्सिमम रेंज में आ गया, ठीक है। अगेन स्टूडेंट्स, उसने अपने आप को मूव करवाया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आहिस्ता आहिस्ता टर्न होती जाएंगी। अब जैसे ही ये पैरेलल आ जाएगा तो इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ अगेन जो करंट की वैल्यू है इसमें वो ज़ीरो हो गई, अगेन करंट रिड्यूस्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो फिगर नंबर 3 की तरफ जो कर्व आ रहा है उसमें हमारे पास जो रिड्यूस्ड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें नेगेटिवली रोटेट हुआ है। तो हम लोग यह कहते हैं कि जो 1/2 टाइम्स रोटेट हो चुका है, ठीक है, तो हम लोग उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा ग्राफ चला गया। सेम स्टूडेंट्स, अगेन जो हमारे पास है वो रोटेट हुआ और उसमें से इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास आउट करेंगी, ठीक है, और हमारे पास इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। फर्दरली हमारे पास जो डायरेक्शन नेक्स्ट हमारे पास उसमें रिवर्स्ड डायरेक्शन में हमारे पास करंट इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगेन कॉइल रोटेट करेगा और दोबारा से जो करंट है मिनिमम से हमारे पास इंक्रीज़ होगा, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव साइकिल में इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और ये हमारे पास मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। अब दोबारा से ये हमारे पास कॉइल रोटेट हुआ है तो अगेन ये हमारे पास इस तरह मिनिमम की तरफ पहुंचना शुरू हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस पोजीशन पे हम लोग कहते हैं कि कॉइल है वो 3/4 रोटेट हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास जो 1 लूप है इस जगह पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे पास कंप्लीट 1 वेव फॉर्म है, ये हमारे पास एक साइकिल है, एक साइकिल की हमारे पास एक वेव फॉर्म है, ठीक है। द करंट इज़ मिनिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द लूप इज़ इन वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। अब कितने ये लूप क्रिएट हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग एज द लूप रोटेट फ्रॉम द वर्टिकल टुवर्ड द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज इट कट थ्रू द लार्जर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट टाइम, द EMF एंड द करंट इंक्रीजेज व्हेन द लूप इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। जब हमारे पास लूप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था तो उसमें से मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो हुआ। एज द सेम वन स्टूडेंट्स, एज द लूप कंटिन्यू टू टर्न, इस तरह से हमारे पास जो लूप है वो रोटेट, हमारे पास जो कॉइल है वो रोटेट करते गए और उसमें हम लोगों ने करंट के डायरेक्शंस को डिस्कस किया। अगेन स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है, द चेंज इन द डायरेक्शन टेक प्लेस ईच टाइम द लूप टर्न्स थ्रू 180, ठीक है। द EMF ऑफ द करंट चेंजेस स्मूथली फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। जैसे हम लोगों ने ग्राफ में देखा, हमारे पास जो करंट की वैल्यू थी फर्स्टली वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हुई है और हमारे पास मैक्सिमम गई है 1 तक, ठीक है। तो अगेन यही बात डिस्कस की गई है कि द EMF ऑफ द करंट चेंज स्मूथली फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू एंड बैक टू 0 ड्यूरिंग द ईच हाफ टर्न्स ऑफ द लूप। इस तरीके से यह प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको वेव फॉर्म, ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हुआ है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।